छोड़। चलिए बेटा, लास्ट टाइम अपन ने वेक्टर चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे। ओके, फिर से थोड़ा सा ले लेते हैं। मैंने कहा था कि भैया कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसको बेटा, फिजिकल क्वांटिटी को आप दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा एक बात बताओ मुझे, सबसे पहले तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती चीज जिसको आप मेजर कर सकते हैं? एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। दैट्स करेक्ट। अब फिर बाद में हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किए, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। कौन बताएगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या है? हाँ, मैग्नीट्यूड अलोन। टाइम पे आया करो यार तुम। अच्छा जल्दी दरवाजा बंद कर। द फिजिकल क्वांटिटी, वो लगा बेटा, कुंडी लगा उसकी। द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड अलोन, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड अलोन, या फिर ठीक है चलो ओनली अलोन, एक ही बात है, ठीक है। एग्जाम्पल्स, मास, टाइम, स्पीड, फोर्स नहीं, डिस्टेंस, प्रेशर, करंट, वर्क, एनर्जी। हाँ, नॉट एट ऑल भैया, वो वेक्टर की फील्ड में चले गए तुम। टाइम तो आ गया, हो गया। और कुछ है? वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, प्रेशर है कि नहीं? ये सारे के सारे क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इनको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। मगर भाई मैं कहूंगा फिर वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? डिपेंड्स ऑन, वेरी गुड, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब जो कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन में भी डिपेंड करता है। अब इसके एग्जांपल्स देखने जाएंगे तो वेट हो गया, फोर्स हो गया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, इंपल्स, ऐसे बहुत सारे हैं जो आप लोग के निकल के आएंगे वेक्टर क्वांटिटी। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये वेक्टर है कि ये स्केलर है? तो बेटा जब चैप्टर्स हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, है ना, तो एक एक जब नाम आते जाएंगे। मान लो तुम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन नाम का चैप्टर पढ़ रहे हो और उसमें पहली बार आपका सामना होता है टॉर्क से। टॉर्क नाम की एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो जब मैं उसे डिस्क्राइब करूंगा तो ऑफ कोर्स बताऊंगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं? तो इसी तरह से ये सब चीज की कौन सी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है, ये आपको पता चल जाएगा विद द चैप्टर्स, ठीक है। अब ऐसा है बेटा आगे कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगला पॉइंट जो हम लोग देखने जा रहे हैं, ये तो हो चुका था कल, वो है रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। दो तरह के रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, एक होता है अलजेब्रिक और एक होता है ज्योमेट्रिक। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन को नामाकुल है जो इतना लेट आया। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, तो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन एंड ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, अरे आई ऑल सेट। खैर, तो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या है देखिए। सबसे पहले पूरा फोकस, सबसे पहले अलजेब्रिक
रिप्रेजेंटेशन, ये कैलकुलेशन के खातिर, वैल्यूज लिखने के खातिर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले आप ही ने कहा कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं। अब मुझे फोर्स बताना है। जैसे मान लो कि भैया मैंने इस चेयर के ऊपर फोर्स लगाया है ना। मान लो थोड़ी देर के लिए हम ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस लेंगे। ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस क्या क्या है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने इस चेयर पे वेस्ट की तरफ फोर्स लगाया। किसकी तरफ? वेस्ट की तरफ फोर्स लगाया। और कितने का लगाया? 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो ये मैं लिखूंगा कैसे? क्योंकि देखो वेक्टर्स है क्या? वेक्टर्स को कहा जाता है फिजिक्स की लैंग्वेज। ये बोलने के बजाय कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा है अलोंग द वेस्ट डायरेक्शन, इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस लिखने के बजाय वेक्टर एक लैंग्वेज की तरह काम करता है। वो हमें एक शॉर्टकट तरीका देता है। वो बताता है कि देखो भैया, आप वैल्यू भी लिख सकते हो, आप डायरेक्शन भी लिख सकते हो छोटे से सिंबल्स का इस्तेमाल करके। तो वही बात हो रही है कि वेक्टर्स को आप लिखेंगे कैसा। तो देखो मैं इन जनरल अगर मैं बोलता हूं, इफ x इज द सिंबल ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, अगर मान के चलो x क्या है बेटा? सिंबल है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। अरे हजारों फिजिकल क्वांटिटीज है ना। वेट, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, उसमें कोई तो भी एक होगा। तो इसको मैं लिखूंगा कैसा? तो x के ऊपर आएगा बार मल्टीप्लाई इज इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब होता है बेटा वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? वैल्यू। 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, ये ऐसा कुछ बोलते हैं ना। ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा तो वो 100 है कि नहीं, वो वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन, मल्टीप्लाई बाय यूनिट मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। एनसीईआरटी में कहा गया है कि अगर मान लो किसी फिजिकल क्वांटिटी को आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, किसी भी वैल्यू को लिखने के दो तरीके होते हैं। एक होता है स्केलर फॉर्म में लिखना और एक होता है वेक्टर फॉर्म में लिखना। अगर मैं किसी चीज को स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूं तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू लिखूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू लिखूंगा। और अगर मैं किसी चीज की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं या किसी चीज को मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, इसका मतलब यह होता है कि मैं वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी मेंशन करूंगा। तो जब भी मैं कहूंगा कि राइटिंग दिस इन वेक्टर फॉर्म, वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म, फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, तो इसका मतलब यह होगा कि मैं उसकी वैल्यू भी लिखने वाला हूं और डायरेक्शन भी पक्के तौर पे मेंशन करने वाला हूं। आई बात समझ में? और अगर मैं कहूं कि ये इसका स्केलर फॉर्म है तो मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है? उसमें वैल्यू है, उसमें डायरेक्शन नहीं है। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, चलो ये बात तो मान लिए कि आप वेक्टर फॉर्म में जब भी लिखेंगे तो वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी लिखेंगे। और ऑफ कोर्स कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू बताने के लिए आपको यूनिट्स की भी जरूरत पड़ती है कि नहीं? तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ऐसा लिख सकते हैं। और थोड़ी देर के पहले मैंने एक आपको एग्जांपल लिया था कि मान लो कि मैं क्या कर रहा हूं, चेयर पे फोर्स लगा रहा हूं। कितने का लगाया था? 10 न्यूटन का। डायरेक्शन कौन सा था? वेस्ट। वेस्ट था ना भैया? तुमने डायरेक्शन ही ऑपोजिट कर डाले। तो वेक्टर F इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई और नॉट मल्टीप्लीकेशन का सिंबल नहीं देते हम लोग, इन वेस्ट। ये क्या क्या है देखो, ये है इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड, ये है इसका यूनिट न्यूटन और ये है इसका डायरेक्शन वेस्ट, है ना। आपने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, कहां? वेस्ट डायरेक्शन में। जैसे ही मैंने यहां पर फोर्स के साथ ये बार लगा दिया, F के साथ मैंने बार लगा दिया। कभी बार होता है, कभी एरो होता है। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है ना। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो
जब भी आपको फोर्स के साथ या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर यहां बार या एरो नजर आ जाए तो आप समझ जाओ कि भैया आप वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी मेंशन करने वाले हैं। ये बात समझ में आई आपको? वैल्यू के साथ साथ आप डायरेक्शन भी मेंशन करने वाले हैं। अच्छा ठीक है भाई, मान लिया, मगर एनसीईआरटी में एक बात कहा गया है कि जनरल तरीका यह है कि अगर आपको किसी वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो जो फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल है उसे बोल्ड में लिखो। बोल्ड। अब बोल्ड का मतलब कैसे? ना डार्क में लिखते हैं, थोड़ा सा बड़ा है कि नहीं? ये कंप्यूटर पे लिखना आसान है, यहां लिखना मुश्किल है। यहां लिख सकते क्या बोल्ड में? नहीं, आप पहचान नहीं पाएंगे अगर मैं लिखूं ऐसा और जानबूझ के मैं ऐसा थोड़ा यूं 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 करके घस घस के लिखूंगा अगर, है कि नहीं? तो बोलेंगे आप सर ये गंदा क्या कर रहे, अच्छा सीधा सीधा एफ लिखना था। तो भैया उन्होंने ये कहा कि वैसे तो वेक्टर को तो बोल्ड में लिखा जाता है, मगर ऑन पेपर जब हाथों से आप लिखेंगे तो बोल्ड को बराबर मेंशन करना मुश्किल है। तो इसीलिए हम लोग ने एक नया उपाय निकाले कि आप उसके एफ सिंबल के ऊपर बार दे दो या फिर एरो दे दो। आया समझ में? तो जब भी क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप जब उसकी वैल्यू को आप लिखते हैं इन वेक्टर फॉर्म, तो पहले तो सिंबल के ऊपर एक बार देते हैं, मैग्नीट्यूड है, यूनिट कंपलसरी है, और डायरेक्शन। अब देखो इन तीनों की सीक्वेंस आगे पीछे हो सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यूनिट हमेशा पहले, वैल्यू हमेशा यानी मैग्नीट्यूड हमेशा पहले, यूनिट आपका बाद में, और पक्के तौर पे डायमेंशन डायरेक्शन आपका सबसे लास्ट ही आएगा, ऐसा नहीं है। इनकी सीक्वेंस आगे पीछे हो सकती है। हो सकता है कि कोई डायरेक्शन पहले लिख देगा, है कि नहीं, और फिर मैग्नीट्यूड और फिर यूनिट लिखेगा, या फिर क्या करेगा, कोई मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखकर बाद में यूनिट लिखेगा। चलता है ऐसा, आप देखेंगे खुद, आप एग्जांपल्स में देखेंगे जब मैं आगे लिखूंगा तो, और जब मैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के बारे में आपको बताऊंगा तो, कि ये सीक्वेंस आगे पीछे पलटा के लिखी गई है। तो ये था बेटा अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, कि जब भी आप किसी वेक्टर को अलजेब्रिक फॉर्म में लिखते हैं, है कि नहीं, तो किन किन बातों का ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहले तो जो भी सिंबल होगा उसके ऊपर क्या आएगा, बार या फिर एरो। और जैसे ही वो सिंबल के ऊपर ऐसा बार या एरो आ गया, मेरे दिमाग में घंटी बज गई कि मैंने बोला भैया ये तो वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब वैल्यू और मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ आपको डायरेक्शन मेंशन करना भी जरूरी है। अभी फिलहाल आप ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, एक अल्फाबेट्स आते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, उससे आप अनजान हैं, इसीलिए मैंने सिर्फ ज्योग्राफिकल डायरेक्शन का सहारा लिया, है ना। मगर ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, सिर्फ मोशन प्लेन में कभी कभार यूज करते हैं, है ना। हम ज्यादातर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डायरेक्शन के अंदर बात करते हैं। वो कैसे, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ये समझ में आया आपको? क्लियर हुआ? पहला पॉइंट क्या क्लियर होना चाहिए था कि सिंबल के ऊपर क्या लगेगा, बार। दूसरा पॉइंट कि क्या क्या लिखना पड़ता है उसकी, मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। ये क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। अगर गलती से भी आपने बार दिया और डायरेक्शन मेंशन नहीं किया तो ये लिखने का तरीका गलत हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? डायरेक्शन बताना जरूरी है, ठीक है। ये तो था अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। फिर आता है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। किसी ऑब्जेक्ट पे आप लगा रहे हैं फोर्स, या कोई ऑब्जेक्ट एक वेलोसिटी v से आगे बढ़ रहा है ना, तो उस पे लगने वाले फोर्सेस या उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन आप प्रॉपर एरो से देते हैं, और वो जो एरो का साइज है वैरी करता है, प्रोपोर्शनल होता है टू द मैग्नीट्यूड। मतलब समझा नहीं, बोले कैसा, क्या बात कर रहे हैं आप? इमेजिन करो ये एक बॉक्स है, एक बॉक्स, एक ब्लॉक, जो मानना है मानो। एक बंदा इसको इधर खींच रहा है विद अ फोर्स F1, इधर खींच रहा है विद अ फोर्स F1। दूसरा बंदा इसको इधर खींच रहा है विद अ फोर्स F2, है कि नहीं। थोड़ी देर के लिए अब डायरेक्शन को आप देखो, जैसे हम अपनी लैंग्वेज में
अगर मुझे बोलना है कि ये जो आपका लैंप है, जो भी है आपका, ये कहाँ रखा हुआ है, आप बोलेंगे सर राइट साइड है। ये दूसरा वाला लैंप या पोडियम कहाँ पर रखा है, आप कहेंगे सर लेफ्ट साइड है। बोर्ड कहाँ है मेरे पीछे, है ना। अगर मैं कहूँगा ये कैमरा या कूलर कहाँ पर है, सामने। आप लोग कहाँ बैठे, मेरे सामने। ये पंखा कहाँ है, मेरे ऊपर। प्लेटफॉर्म कहाँ है, नीचे। तो यहाँ आप क्या कर रहे हैं कि ये जो डायरेक्शंस बताने के लिए जो हमारा सादा सीधा लैंग्वेज है, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे आगे पीछे, हम लोग इस तरह से लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में उसी की लैंग्वेज थोड़ी सी बदल जाती है ना। अगर किसी चीज़ को बताना है कि वो राइट साइड, जैसा आपके हिसाब से वो राइट साइड में है, तो राइट साइड बोलने के बजाय आप बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कोई चीज़ अगर लेफ्ट साइड में है तो आप क्या बोलते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स। कोई चीज़ ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। कोई चीज़ नीचे की तरफ डायरेक्टेड है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। कोई चीज़ सामने की तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। कोई चीज़ सामने की तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। कोई चीज़ पीछे की तरफ है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। समझ में आया। तो बस वो आगे पीछे ऊपर नीचे के बजाय अब एक्स और बाद उसमें वाई में बात होगी। आप समझ में आए कि राइट साइड को पॉजिटिव एक्स, लेफ्ट साइड को नेगेटिव एक्स, ऊपर को पॉजिटिव वाई, नीचे को नेगेटिव वाई, आगे को पॉजिटिव जेड, पीछे को नेगेटिव जेड। आप ऐसा बोलते हैं। ये अपनी लैंग्वेज है मैथमेटिक्स में। अब फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में अपन डायरेक्शन जो है राइट और लेफ्ट नहीं बोलेंगे, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, पॉजिटिव जेड, नेगेटिव जेड, ऐसी बात करेंगे अपन। ठीक है ना। अब कभी भी अगर मैं पूछूं कि मान लो कि भैया मैंने फोर्स लगाया ऐसा, आप कहाँ बोलेंगे, सर सामने लगाया, ऐसा नहीं बोलने का। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, है ना। अपनी लैंग्वेज को अब बदलना है अपने को। ऐसा नहीं कि घर पे जाके भी यही लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे है कि नहीं। बोलेंगे, आप बोलेंगे भाई थोड़ा वो सरकाओ तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, ऐसा नहीं करने का। वह ये यहाँ तक कि आपने को यही लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है अपनी क्लास में, ये इस्तेमाल करेंगे पर लैंग्वेज। ठीक है। अब अगर मैं कहूँगा कि फोर्स F1 कहाँ लगा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और F2 कहाँ लगा है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो देखो फोर्स का डायरेक्शन प्रॉपरली स्पेसिफाइड है। फोर्स का डायरेक्शन प्रॉपरली स्पेसिफाइड है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर कोई फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में लगता तो मैं उसको ऊपर की तरफ यानी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस की तरफ बताता। और आपने नोटिस ये भी किया होगा कि ये एरो बड़ा है, ये एरो छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ F2। ये डब्बे में लिखना मतलब, ये मॉड में लिखने का मतलब ये होता है कि आप फोकस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पे। आप किस पे फोकस करके चल रहे हैं, सिर्फ वैल्यूज पे। जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी को आप ऐसा डब्बा मतलब मॉड लगा देते हैं, मॉड्यूलस मॉड लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि अब हम उसकी सिर्फ वैल्यू पे फोकस कर रहे हैं। हम डायरेक्शन को इग्नोर मार रहे हैं, हम सिर्फ किस पे फोकस कर रहे हैं, वैल्यू पे। तो जब मैंने ऐसा लिखा, इसको मैं बता रहा हूं कि भैया वैल्यू ऑफ F1 इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ F2, कि भैया F1 की वैल्यू बड़ी है, F2 की वैल्यू छोटी। ये कैसे पता चला आपको, क्योंकि उसका एरो बड़ा है और इसका एरो छोटा है। तो यही होता है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, कि जो वेक्टर क्वांटिटीज है उनको डायरेक्शन के हिसाब से प्रॉपर एरो स्पेसिफाई करो, और उस एरो का जो साइज है शुड बी प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड, है ना। तो मैं लिखूंगा यहां पर आगे, while representing any physical quantity in vector form geometrically, या जिसको सही तरह से कहा जाना चाहिए डायग्रामेटिकली, it is represented by specific या arrows of
specific directions of arrows of specific directions whose length is proportional to the magnitude, जिसका लेंथ जो होगा प्रोपोर्शनल होगा किसके, किसको, मैग्नीट्यूड को। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ फोर्स F1 ज़्यादा था F2 से, तो इसीलिए उसका लेंथ ज़्यादा है। अगेन एक और एग्जांपल, मान लो कि दो ऑब्जेक्ट्स मोशन में हैं, ये ऑब्जेक्ट A है, ये ऑब्जेक्ट B है। ये जा रहा है इस तरफ एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड और ये जा रहा है इस तरफ एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। दोनों भी सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं बट एट डिफरेंट स्पीड्स। एक की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और एक की स्पीड क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। अब आप देख सकते हैं कि बी वाला ऑब्जेक्ट जो है उसका मैग्नीट्यूड कैसा है, ज़्यादा है, तो इसीलिए उसके एरो की लेंथ क्या है, ज़्यादा है। और जो ए वाला ऑब्जेक्ट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम है, इसीलिए एरो की लेंथ भी क्या है, कम है। आई बात समझ में आपको? ठीक है, कॉपी करो। पानी मोहसिन, पानी और वो कपड़ा दे बैग में। बातें नहीं। संडे को टेस्ट रहेगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पे, फिर से और थोड़ा लेवल अच्छा ऊपर लेवल, पिछली बारी से थोड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल का आएगा क्वेश्चन पेपर, हायर लेवल का। चलो जल्दी लिखो विदाउट टाइम पास। क्या है रे? So no, not now. Only today is this less. Maybe because of Friday. Just wait for a few days, you will be provided with something, air conditioners and all. जल्दी जल्दी लिखो बेटा। मलाश टाकली वाले गायब है क्या? Sorry? Direction positive x for right side. Yes, you can say that.
इधर का पार्ट हो गया। इतना धीरे धीरे, जल्दी करो बेटा। तो वाह, इतना टाइम नहीं ले सकते आप लिखने के लिए, पूरा स्पीड बढ़ाओ। हो गया वो बोर्ड ख़त्म। अगला पार्ट, अगला टॉपिक जो आपको लेना है दैट इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। क्या है यूनिट वेक्टर? इसके नाम से ही पता चल रहा है, जैसे ही हमने कहा कि वेक्टर मतलब इट विल हैव सर्टेन डायरेक्शन, और जब हमने देखा वर्ड पे फोकस किया यूनिट, यूनिट का मतलब होता है वन, एक, उसी से तो बना है वर्ड यूनिटी, एक ता है ना, एक ता, और यूनिटी उसी से बना है। अब यूनिटी का टी निकाल दो, टी नहीं ई निकालो बस, यूनिट है ना, एक ता का ता निकाल दो, क्या नहीं बचेगा, एक। तो वैसा ही यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू क्या है, वन है। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड is 1 is called as यूनिट वेक्टर। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। आई बात समझ में आपको? अब दिस इज यूज्ड टू स्पेसिफाई the direction of any physical quantity। लिखना नहीं है जब तक बोलूं नहीं ना। तो this is used to specify the direction of any physical quantity। किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए आप यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे? आपने 10th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का, mv² इंटू mv²/r। ये शायद आपने पहले भी ये फॉर्मूला देखा है 10th स्टैंडर्ड में, शायद ग्रेविटेशन फोर्स चैप्टर में आया होगा, या जस्ट ऐसा इन जनरल आपने पढ़े होंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। उसका फॉर्मूला है mv²/r। m स्टैंड्स फॉर मास, v स्टैंड्स फॉर स्पीड या वेलोसिटी का स्क्वायर, r स्टैंड्स फॉर रेडियस।
मैंने कहा कि इस फॉर्मूले में या इस फॉर्मूले को आप वेक्टर फॉर्म में लिखो। तो आप जब इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, आप इसे फिर ऐसा लिखते हैं आर कैप। कुछ दो तीन चीजों को देखकर आप सबसे पहले घबरा गए होंगे, सर माइनस साइन क्या कर रहा है। थोड़ा सब्र करें, है ना। थोड़ा आपको फिर भी बता दूं, माइनस साइन इस कारण है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और रेडियस वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होता है। पहला कारण ये माइनस साइन का। दूसरा, ये जो आर कैप है ना, यूनिट वेक्टर, ये आर की डायरेक्शन बताने के लिए है, क्योंकि आर रेडियस जो है वो आगे जाके आप पता चलेगा, इसको रेडियस वेक्टर भी कहा जाता है, पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर। तो उसकी डायरेक्शन बताने के लिए। अब आप बोलेंगे सर ये फॉर्मूला अलग अलग है क्या? मैं बोलूँगा नहीं, ये फॉर्मूला सेम है, सिर्फ ये स्केलर फॉर्म में है, ये वेक्टर फॉर्म में है। फिर आप बोलेंगे एक काम करो, वो बंद है क्या पीछे का? एक मिनट रुको, विंडो भी पूरी बंद है, वो खोल दे, पीछे कूलर के पीछे की पर्दा हटा और वो पूरा बंद है, पैक है वो पूरा। ये नहीं है पीछे वाला, इधर बेटा कूलर के पीछे का विंडो खोल। ये भी पैक हो गया। पर्दा हटा दे उसका। एक मिनट, इस पे आ रहा है ना फोकस। देखिए ये स्पॉट आ रहा, वाइट स्पॉट है, देखना पड़ेगा उसको थोड़ा सा। एफ की पोजीशन पे आ रहा, ठीक है, कर लेंगे इसको एडजस्ट। तो हम जो बात कर रहे थे बेटा कि आपने यहां आर कैप से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, फिर आप सोचेंगे सर ये ऐसा कैसा, ये फॉर्मूला सेम कैसे हो सकता है, इसमें एक नई चीज आ गई, इससे तो वैल्यू बदल जाएगी। आपने मल्टीप्लिकेशन में ये डाल दिया ना, तो वैल्यू तो बदल जाएगी, है ना, क्योंकि आपको मालूम है कोई भी चीज़ अगर मल्टीप्लाई की जाती है किसी के साथ तो उसका आंसर तो चेंज होना ही है ना। मगर फिर आप बोल रहे हैं फिर भी कि ये और ये सेम है बेटा, इस वजह से क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है। अब बोले यूनिट वेक्टर के मतलब क्या, ये सिर्फ डायरेक्शन बताने का काम कर रहा है, इसकी वैल्यू क्या है 1 है। ये थोड़ा आगे जाके स्टेप बाय स्टेप समझेगा, एकदम से सब कुछ आ जाएगा माइंड में, ऐसा नहीं है। ये चैप्टर ही ऐसा है पूरा, जैसा जैसे यूज़ में आएगा वैसा वैसा आप निखरते जाओगे, है ना। जैसा मान लो फॉर एग्जांपल, जब आप पहली बार गाड़ी सीखे होंगे, कार चलाना कितने लोगों को आता है कोई कार चलाना आता है? ट्राई किया हो? ट्राई किया है। किसी ने कहा होगा कि पहले क्लच दबा के ऐसा गियर बदलो, फिर एक्सीलेटर दबाओ, ये जो भी है ना। जब फर्स्ट टाइम आपने ट्राई किए होंगे तो यूं यूं देख रहे होंगे, स्टेयरिंग इधर चल रहा और यूं यूं देख रहे, पता है गाड़ी जा रही उधर है ना, आया ना, है ना। आप सोचते होंगे यार ये लोग कैसा कर लेते यार, कि है बदल लेते इधर से पूरा फटाफट यूं चल रहा। अब उसी के बाद आप 1 साल थोड़ा सा अच्छे से सीख लो, फिर आप कैसे चलाते हो, है ना। कोनी रहती है उस पर बाजू के दरवाजे पे, एक हाथ से हल्के हाथ से स्टेयरिंग पकड़ा, खट 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 घूम करके चालू, है ना। तो ये कैसे हुआ, तुम इतने एक्सपर्ट कैसे हो गए प्रैक्टिस करने से, है ना। पहले तो वो चीज़ कैसी लग रही थी तुमको, हो भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। मगर बाद में प्रैक्टिस करते करते क्या लगने लगा, अरे ये तो बाएं हाथ का खेल है, कोई बड़ी बात नहीं है ये, है ना। तो वैसे ही है ये चीज़ें, है ना, जैसे जैसे तुम्हारे सामने आते जाएगी, क्योंकि ये चीज़ तकरीबन हर चैप्टर में आने वाली है, ऑलमोस्ट बोला है, 100% नहीं, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आने वाली है। तो ये बार बार जब तुम्हारे सामने आएंगे, उसके एग्जाम्पल्स आएंगे, तो तुम्हारे माइंड के अंदर एक एक जो डाउट्स है वो क्लियर होते जाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा सब्र रखना, इसके लिए पेशेंस रखना। ये मैथमेटिकल टूल है जो प्रैक्टिस के साथ आएगा, है ना। जब पहली बार आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन सिखाया होगा, बस फॉर्मूला बताया होगा, तो आगे तक एकदम से बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए होंगे, तब दिमाग में बैठ गया होगा। तो बस वैसे ही इसका भी खेल है। तो भाई मैंने क्या कहा, आर कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो क्या करता है,
सिर्फ डायरेक्शन बताता है आपके आर की। इसको मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। क्योंकि आपको मालूम होगा अच्छे से 1 एक ऐसा नंबर है कि आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो और उस पर कोई छेड़खानी नहीं होगी। ठीक है, फिर अगला पॉइंट जो हमें देखना है दैट इज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? ऑर्थोगोनल का अगर आप मतलब ढूंढोगे तो वो निकल के आएगा जो आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है। तो ऑर्थोगोनल का मीनिंग ये होता है जो आपस में परपेंडिकुलर हो। अब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों के तीनों एक्सिस आपस में म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है ना। अब वही है जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि अपन डायरेक्शन को अब कैसे बताएंगे, एक्स वाई जेड। तो हम लोगों ने कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल किया बताने के लिए। ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है। बोले कैसे? वो सिंबल्स है आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप, मतलब ऐसा लिखा जाता है आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप का मतलब होता है द डायरेक्शन इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जे कैप का मतलब होता है कि द डायरेक्शन इज अलोंग वाई एक्सिस। और के कैप का मतलब होता है द डायरेक्शन इज अलोंग जेड एक्सिस। तो इतना लंबा चौड़ा बोलने के बजाय कि द डायरेक्शन इज अलोंग एक्स एक्सिस, द डायरेक्शन इज अलोंग वाई एक्सिस, द डायरेक्शन इज अलोंग जेड एक्सिस, किसी नंबर के साथ अगर आई कैप लिखा हुआ आ जाए, किसी नंबर के साथ आई कैप लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाना उस वैल्यू का डायरेक्शन कहाँ है, अलोंग एक्स एक्सिस। किसी नंबर के साथ अगर जे कैप लिख कर आ जाए तो वाई एक्सिस, अगर किसी नंबर के साथ के कैप लिख कर आ जाए तो जेड एक्सिस। आई समझ में बात? इसी को कहते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। तो मैं यहां लिखूंगा द वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट्स, आई थिंक सो व्हाइट स्पॉट है यहां पर, हाँ एक मिनट को बेटा, आपका सवाल क्या था? मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है कि नेगेटिव डायरेक्शन क्या है? अगर मैग्नीट्यूड के साथ माइनस साइन आ जाए, आने वाला है वो एग्जाम्पल में। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये मैं कुर्सी पे फोर्स लगा रहा हूँ 10 आई कैप न्यूटन या 10 न्यूटन आई कैप, कितना लगाया मैंने? 10 न्यूटन आई कैप, ऐसा लिखा हुआ है। वेक्टर F इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन आई कैप। मतलब इस पे जो फोर्स लगाया गया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे लगाया गया। और अगर मैंने कहा कि फोर्स क्या है, मतलब क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ऐसा। तो हम यहां लिखेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर which represents the direction, a वेक्टर बोलना गलत हो जाएगा, the vectors which represent the direction along x, y and z axis are called as orthogonal यूनिट वेक्टर। हियर आई कैप या फिर एक्स कैप, आई कैप की जगह आप एक्स कैप भी लिख सकते हैं, मगर जनरली आई कैप ही यूज होता है, कभी कभार एक्स कैप यूज होता है। रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। फिर जे कैप या फिर जिसको आप लिखेंगे वाई कैप, रिप्रेजेंट डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। फिर के कैप या फिर जेड कैप,
ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन अलॉन्ग जेड एक्सिस। समझ में आया आपको ये, है ना? तो इन्हें कहा जाता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स ना, आई कैप, जे कैप, के कैप, या एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप, है ना? अब इन्हीं चीज़ को, टाइम क्या हो गया अभी, ठीक है ना, इन्हीं चीज़ को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा डिटेल में देखेंगे, यूनिट वेक्टर्स को जो भी है आपका ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का। ठीक है, अभी का लिख लो ये।